नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और योगी के एक अफसर ने योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया। फंसाया भी कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, इन दोनों की बेंच, और इन दोनों की बेंच ने कहा कि भाई इस मामले में तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक एक अफसर का नाम, एक एक अफसर का नाम, और किस अफसर का? जो सीएम सचिवालय में बैठते हैं, यानी वो जो आंख नाक बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ के, उनका एक एक का नाम बताओ। अब छोड़ने का सवाल नहीं है। ऐसे हमारे आदेशों को आप ताक पे रख दोगे, ध्यान भी नहीं दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या ये लोग? मामला बड़ा सामान्य था, लेकिन इससे साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र वाली सरकार हो, बार बार जब हम लोग बात करते हैं संविधान खतरे में है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। तानाशाही प्रवृत्ति क्या होती है? जब कोर्ट कुछ नहीं है, अदालतों के आदेशों की अवहेलना की जाए, किनारे रख दिया जाए, अलमारी में बंद कर दिया जाए, यही तो है तानाशाही प्रवृत्ति। और यही दिखनी शुरू हो गई, अब सामने आ गई सुप्रीम कोर्ट से ही। भाव को कंट्रोल रूम फटाफट जोड़िए, ताकि कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को रखा जाए और चर्चा शुरू की जाए। कुछ फैक्ट्स रख देता हूं भाव पहले, फिर शुरुआत करते हैं। एक सेकंड, हाँ, मुझे एक सेकंड, मुझे हाँ, हंसी इसलिए आ रही है कि लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हंसी मजाक में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारी चला रहे हैं, इसलिए एमएलए रो रहे हैं, इसलिए उप हाँ। मुख्यमंत्री रो रहे हैं, इसलिए संगठन रो रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट भी रो रहा है, अब योगी जी की रोने की बारी आ गई है। अब आएगी आएगी। बड़ा अजीब मामला है, मतलब ऐसा बिरला मामला मेरे लाइफ में बहुत कम सुनने को मिला जो आज ये तुम आप सामने लेके आए हो। इसमें फैक्ट भी आप डेट वाइज सुनोगे तो चौंक जाओगे। ये मामला 2022 का है। एक कैदी वो सुप्रीम कोर्ट गया, आजीवन कारावास थी, समय से पूर्व रिहाई के लिए सुनवाई चली। 2022 का मामला। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया कि आप जो कैदी आजीवन कारावास काट रहे हैं, उनके समय पूर्व रिहाई पर मेरिट के आधार पर आप तय करो और समय पूर्व रिहाई उनकी करो। ये आदेश आता है 16 अप्रैल को, प्रस्ताव मतलब पहुंच जाता है। जिस विचाराधीन कैदी ने जो है, जिसका मामला विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में, उसके मामले में सबसे पहले हुआ, तो उसका प्रस्ताव आ जाता है अप्रैल में। 16 अप्रैल को पहुंच जाता है जेल प्रशासन के पास, जेल विभाग के पास। उसके प्रधान सचिव राजेश कुमार सिंह है, जिन्होंने फंसाया है पूरी तरह से। जाता है वहां पे, ये मामला उनके पास रहता है, वो डीएम को भेज देते हैं। डीएम से रिपोर्ट आती है 15 जून 2024 को। अब ये जाता है 11 जुलाई को सीएम ऑफिस में जाता है, सीएम सचिवालय में, और 6 अगस्त को राज्यपाल के पास जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और अभी जब राजेश कुमार सिंह की सोमवार को ही, यानी अभी कुछ घंटे पहले, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फटकार लगी और पेशी हुई, तो इन्होंने कहा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम अधिकारी, उनके पास फाइल है, यानी राज्यपाल के पास है फाइल, वो बाहर है, आके देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो छोड़ो यार, कहाँ है फाइल, आप ये बताओ इतने दिन कहाँ थी फाइल। उन्होंने कहा कि हुजूर, दरअसल आचार संहिता लग गई थी और इसी वजह से हम इस पर आगे नहीं बढ़ पाए। हर जगह पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर जस्टिस मूड में हो तो हर लाइन में घिरता है झूठा आदमी। तुरंत उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप ये बताइए कि जो हमने 13 मई को आदेश जारी किया था, उस आदेश में लिखा हुआ है, कुछ जुबानी वाला खर्चा, यहाँ जुबानी जमा खर्च नहीं है, उसमें लिखा है कि इस पूरे प्रकरण पर आचार संहिता का कोई जो है असर नहीं होना चाहिए, आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर आचार संहिता का बहाना हमारे सामने खड़े होकर कैसे बना रहे हो? तब इन्होंने फिर अगली लाइन कही जहां योगी जी ही फंस गए, और एकदम आंख कान जो उनके हैं वो फंसे। उन्होंने कहा कि हुजूर, हमने फाइल भेजी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फाइल ईसीआई को भेजा जाना चाहिए। तो ईसीआई गई,
ईसीआई का कोई जवाब नहीं आया। ईसीआई मतलब वही राजीव कुमार वाला आयोग, उनसे कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो ये मामला ऐसे कैसे लटका रह गया। तब जस्टिस ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह ये फिर तो भड़क गए, कहे अब तो कतई नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं, 24 घंटे का 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं। 48 घंटे के भीतर सिंह साहब आप एक हलफनामा दाखिल करिए और हलफनामे में बताइए कि वो मुख्यमंत्री सचिवालय के कौन कौन अफसर, उनका नाम लिखिए कि जिन्होंने कहा कि फाइल हम नहीं स्वीकार करेंगे, जिन्होंने इनकार किया उन सबका नाम खोलो। अब सीएम ऑफिस में कौन कौन बैठते हैं सीएम सचिवालय में, बहुत ताकतवर है, उनका नाम। अब ये 48 घंटे की अवधि बुधवार को पूरी हो रही है, यानी सोमवार को हुआ था, बुध को पूरा हुआ, 24 घंटे ही बचे, 48 में 24 तो निकल गए। ये मुद्दा आपके सामने लाते लाते ये ढिठाई, और इस ढिठाई में एक तथ्य और जोड़ दूंगा, वक्त थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, दर्शकों से क्षमा मांगते हुए। उदय भान करवरिया याद कर लीजिए भाऊ, आपने प्रोग्राम हमने किया था। उदय भान करवरिया पहली बार AK-47 से इलाहाबाद की सड़कों पर एक विधायक को धाए धाए उड़ा दिया था। आनंद फानंद में रिहाई हो गई, बाहर है करवरिया साहब, करवरिया साहब बाहर हैं। ये है चुनिंदा लोगों के लिए इस देश में सरकारें चल रही हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हुई। आशीष, सवाल ये नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है, सवाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी यदि रद्दी की टोकरी में डाला जाता है, यह भयावह है। क्योंकि इस देश का संविधान का कस्टोडियन जो है, इस संविधान का रक्षक है न्यायपालिका। और अंतिम जो किसी का विश्वास कहीं होता है, कहीं कुछ नहीं हुआ तो न्यायपालिका में न्याय मिलेगा। उस आजीवन कारावास भोगने वाले कैदी ने अंतिम जीवन का एक अंतिम चांस उसने लिया, न्यायपालिका में गया, उसकी सुनवाई हुई, बात हुई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने में जो टाइमलाइन आपने बताया, हर जगह एक एक महीना लगा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो तुरंत लागू होता है। एक एक महीना लगा है, उसके वहां से 1 महीना, उसके वहां से 1 महीना, उसके वहां से 1 महीना। और जो फाइल लेने से मना करता है और बोलता है कि इलेक्शन का उसमें राजीव कुमार जी के ऑफिस में भेजो, तो भाई राजीव कुमार जी के ऑफिस में भेजने की जरूरत क्या है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने खुद लिखा इसमें आचार संहिता नहीं लागू होती। और राजीव कुमार के ऑफिस से भी ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। राजीव कुमार की गलती को भी सर्वोच्च न्यायालय पकड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चयन राजीव कुमार नहीं करते। ये ऑफिसर IAS अधिकारी हैं। ये समाज का क्रीम है, पढ़े लिखे। लेकिन ये पढ़े लिखे कुपड़ क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है, जब उन्हें समझ में आता है कि जो सत्ताधीश हमारे ऊपर बैठा है वो निहायत उसका IQ लोअर दर्जे का है, उसका दिमाग नहीं है, हमारे दिमाग से वो काम चला रहा है, तो फिर अपने स्वार्थ के लिए वो लगातार अपने तरीके से काम करता है। और सत्ताधीश जो अंकुश नहीं रख पाते इस ब्यूरोक्रेसी पे, कार्यपालिका पे, वो सबसे नाकारा और ना लायक होता है, लायक नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी चलाना एक घोड़े पे चलने जैसा है। घुड़सवारी जो करते हैं वो जानती इस बात को। अब आप हंसिए मत आशीष जी, आप कहेंगे कि अब इतना मोटा आदमी घुड़सवारी का एग्जाम्पल दे रहा है। मैं जिस स्कूल से आता हूँ वहां घुड़सवारी अनिवार्य थी और मैं अच्छा एक राइडर भी था, हॉर्स राइडर। तो घोड़ा जब आदमी बैठता है तो ऊपर बैठे हुए आदमी के बैठने की पोजीशन से घोड़ा जान जाता है कि ऊपर महामूर्ख बैठा है या ऊपर इंटेलिजेंट आदमी बैठा है। घोड़े पे बैठने के बाद आप लगाम हाथ में लो, आपको घोड़े को चाबुक नहीं मारना पड़ता। यदि घोड़ा जातिवंत है, यदि घोड़ा अच्छे नस्ल का है, तो आपकी बैठक
आते से ही 2 पैरों पे दौड़ना शुरू करता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और यदि घोड़े पर आप बैठ गए और आप हॉर्स राइडर नहीं हो, आप मूर्ख किस्म की इंसान, मतलब हॉर्स राइडिंग में आप मूर्खता के उच्चतम पे हो, तो घोड़ा 4 पैरों पे दौड़ता है, दुड़ 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 दुड़, और ऊपर बैठने वाली की एक एक हड्डी का ज्वाइंट खुल जाता है। उससे उतरने के बाद समझ में नहीं आता है कि ये आयोडेक्स लगाए तो कहाँ लगाए। तो ब्यूरोक्रेसी पे ऐसा ही है, जब मुख्यमंत्री बैठते हैं तो ब्यूरोक्रेसी जानती है कि ये समझ वाला आदमी है, इसके सामने आय दाय पाए नहीं कर सकते। असफल मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री मैंने देखे। मैं यदि जिस प्रदेश से आता हूँ, महाराष्ट्र की बात करूं तो शरद पवार, मध्य प्रदेश की बात करूं तो दिग्विजय, अपना अर्जुन सिंह, ये लोग थे। ये लोग जब मुख्यमंत्री बनते थे तो अधिकारियों को पता था कि मूर्ख नहीं बनाया जाता। ये पढ़ा लिखा आदमी, ये फाइल पढ़ता है, ये सवाल पूछता है, हाँ में ना हाँ में रहता है। अभी क्या हुआ, जो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बन गए हैं पहले टर्म के, जिनको विधानसभा का भी अभ्यास नहीं, वो मुख्यमंत्री बन गए। एडमिनिस्ट्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर अधिकारियों को डराते, कि साहब ऐसे करेंगे तो सेक्शन सी सब सेक्शन डी में तकलीफ हो जाएगी, हम नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है वर्तमान में पूरे देश में, यदि बीजेपी शासित या एनडीए की मुख्यमंत्री की बात करूं मैं, क्योंकि बात यूपी की हो रही है इसलिए, नहीं तो हिमाचल में सक्कू है, वो अधिकारियों को टाइट करके रखा है, स्टैलिन ने टाइट करके रखा है, वहां कर्नाटक में टाइट करके रखा है सिद्धरामैया ने। तो उनको पता है अधिकारियों की नहीं चलती। लेकिन योगी आदित्यनाथ को आपने मुख्यमंत्री बना के भेज दिया, जो मठ चलाता था उसको प्रदेश चलाने के लिए दिया। वो मठ भी अपने धार्मिक दादागिरी पे चला रहा था। मठ में चुनाव नहीं होते, मठ में मठ को अपने हिसाब से चलना होता है। ये उत्तर प्रदेश का राज्य है साहेब, यहाँ अंतिम व्यक्ति का सामने रख के निर्णय लेने होते हैं। वो महाराज की गद्दी थी, ये सेवक की गद्दी, मुख्यमंत्री की गद्दी। यह अधिकारियों का उपयोग सरकार को क्रियान्वयन करने के लिए होता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का उपयोग मुख्यमंत्री पद को क्रियान्वयन करने में हो रहा है। बाबा को चलाओ, सरकार नहीं चलाओ, बाबा को चलाओ। आप या तो बाबा को चलाओ या सरकार चलाओ। जब बाबा को चलाओगे तो मैं पूरे ओक साहब के माफी मांगते हुए कहता हूं, ओक साहब, मेसी साहब वरिष्ठ जज है, मैं एक सामान्य इंसान हूं आशीष, लेकिन मैं ओक साहब को कहता हूं कि आपके दिए हुए निर्णय का ऐसा क्यों हुआ। ओक साहब, आपका निर्णय भी तुरंत लागू होता यदि आप 5वें मंजिल पे जाते, वो अधिकारियों के चरण छू के कहते कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज आपके चरण छूने आए हैं, हमने एक निर्णय दिया था, भाई साहब उसको लागू करवाइए प्लीज, और थोड़ी सी जेब गरम कर लेते तो शायद लागू हो जाता। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ओक साहब का और मछी साहब का ये दायित्व है कि कोई भी इंसान संविधान जिसके साथ है वो झुके नहीं। संविधान हिमालय से बड़ा है, और एक सामान्य इंसान के पीछे संविधान खड़ा होता है तो फिर पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक होती है, क्योंकि संविधान उसके साथ खड़ा है। ये बात ओक साहब जानते हैं, वो साहब मसीह साहब जानते हैं, वो संविधान के रक्षक हैं।
जिस संविधान को उस कैदी के पीछे खड़ा कर दिया उन्होंने, तो फिर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने हमेशा झुका के ही काम करने की आदत है, जेब गरम करवा के ही काम की आदत है, तो करेंगे क्या? एक जोक है आशीष। एक आदमी रेलवे स्टेशन से उतर के अपने होटल जा रहा था, तो टांगे पे बैठ के जा रहा था। उसने देखा कि टांगा तो चल रहा था, जैसे ही चौराहा आए, वो टांगे का जो टांगा चलाने वाला है वो तुरंत चौराहे पे जल्दी में टांगे से नीचे उतर के घोड़ों के सामने जाके ऐसा ऐसा करता था 2-3 बार, और फिर वापस आके बैठता था। उसको लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरी मीटिंग है, जल्दी चलो होटल में, और तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, हर चौराहे पे ऐसा ऐसा नाच रहे हो घोड़े के सामने। बोला सर क्या करूं, मेरा घोड़ा जो है रेगुलर वाला वो बीमार पड़ा, ये शादी की घोड़ी है, ये चौराहे पे बगैर इसके सामने कोई नाचे आगे नहीं बढ़ती। तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी वो शादी की घोड़ी है जिसके सामने आप नोट लेके नाचोगे नहीं, नतमस्तक नहीं होगे, वो काम नहीं करेगी। फिर चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी के जीने मरने का सवाल हो, चाहे विधायक हो, उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, झुकना तो पड़ेगा, नोट लेके नाचना तो पड़ेगा। और इनको शादी का घोड़ी किसने बनाया? यकीनन योगी आदित्यनाथ ने बनाया। घोड़े पे बैठने वाला कंप्लेन ना करे कि घोड़ा ठीक से नहीं चलता। घोड़ा चलाना सीखिए साहब। घोड़े के बैठक मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसा टेबल पे बैठ गए। आदमी झुक के दो टांगों के बीच में जब घोड़े की पीठ पकड़ता है तो उसको समझ में आता है मेरा बाप बैठा है ऊपर, फिर ब्यूरोक्रेसी चलती है। क्या उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी नहीं है? आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं आशीष जी, आपकी तो उत्तर प्रदेश में आपने पत्रकारिता करते करते आधा जीवन बिता दिया। क्या उत्तर प्रदेश में अच्छे अधिकारी नहीं है? बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन 4 छिछोरे जो सुबह से शाम तक सिर्फ बाबा की आरती उतार के सत्ता के पक्ष में बैठे हुए हैं, वो उन अच्छे अधिकारियों को भी काम करने नहीं देते। मैं एक अच्छे अधिकारी को जानता हूं और मैं उसकी गारंटी देता हूं क्योंकि वो सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट है। हर सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट धनखड़ साहब नहीं होते, वो अपवाद है। वो आज आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी लूप लाइन पे पड़ा हुआ है, कई सारे, क्योंकि वो गलत काम करने नहीं देता। उस स्कूल ने उसको सिखाया देश के लिए मरना, देश के लिए जीना। मुख्यमंत्री जानते हैं उस परिवार को, इसके बावजूद भी उसको लगातार प्रताड़ना होती है, क्योंकि अधिकारी जो चाहते हैं वो कर नहीं सकता। क्योंकि अधिकारी जो चाहते हैं उससे प्रदेश का नुकसान होता है, आम आदमी का नुकसान होता है। तो अब तो सारी मौज जो है काट रही है उत्तर प्रदेश में, सत्ता का जो मजा ले रहे हैं वो सिर्फ अधिकारी है। नेता तो रगड़े जा रहे हैं। बाबा चुपचाप बैठे हैं आंख मूंद के, क्योंकि सुबह आरती होती है, शाम आरती होती है, दोपहर को आरती होती है, शयन आरती होती है, दोपहर का भोग लगता है, सब हो रहा है। आपने जो आपने एग्जाम्पल दिया घोड़ा और घुड़सवार, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की स्थिति इस पर बहुत फिट बैठती है। कैसे बैठती है? घुड़सवार को लखनऊ से दिल्ली आना है, प्रधानमंत्री बनना है घुड़सवार को। घोड़े कहते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन घुड़सवार उसी अंदाज में बैठा है कि दिल्ली आते आते अस्थि पंजर सब ढीला हो जाएगा, खुल जाएगा। नहीं, इन 10 साल में उसका अस्थि पंजर कर दिया इन्होंने, कर ही दिया। हाँ, पहले 5 साल और ये दूसरा छठा साल जो गया इसमें उसका अस्थि पंजर करवा दिया। आज यदि बार बार योगी आदित्यनाथ कहीं बदनाम हो रहे हैं तो किसके वजह से हो रहे हैं? ऐसी कौन सा डिसीजन योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लिया जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मेजर चार्ज क्या है? अधिकारी साथ नहीं देते, बाबू साथ नहीं देता, बाबू प्रताड़ित करता है, बाबू सुनता नहीं। विधायक कह रहा है कि 4 साल से मेरी फाइल पड़ी है, मुझे टलने जा रहा है। बुजुर्ग नेता कहते हैं कि हमको 5वीं मंजिल पे जाके अधिकारियों के चरण छूना पड़ता है।
जिस राज्य में अधिकारी के चरण नेताओं को छूना पड़े और राज्य ऐसा बर्बाद हो जाता है, सालों तक वापस नहीं आती सत्ता। मैं बता दूं आपको, और मैं उदाहरण देता हूं आपको। दिग्विजय सिंह ने जब मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री पद पे बनाए रह के वहां मक्खन खाया सत्ता का, और आखिर में उनकी सत्ता ब्यूरोक्रेट चलाने लगे थे। इस हद तक कि कोई एमएलए कोई बात करता था तो मुख्यमंत्री नहीं सुनते थे। दिग्विजय सिंह कहते थे कलेक्टर से बात कर लो, और कलेक्टर के दरवाजे पे विधायक बैठे रहते थे घंटों, क्योंकि कलेक्टर को मालूम है मेरे दरबार में भेजा है। कलेक्टरों के दरबार लगा रहते थे। और आज ये स्थिति होगी, मध्य प्रदेश से कांग्रेस बाहर है। 2 दशक हो गए। 2 दशक हो गए। यही छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेट को ही मुख्यमंत्री बना दिया था। उसने इदी अमीन जैसा शासन चलाया। उसके बाद रमन सिंह आए तो अमन सिंह और मुकेश गुप्ता के नाम से सरकार चलने लगी। 3 बार इसलिए सत्ता में आए कि कांग्रेस नकारा हो गई थी। अजीत जोगी जी ने कांग्रेस छोड़ी, लोगों का विश्वास कांग्रेस में जगा, कांग्रेस सत्ता में आई। दुर्भाग्य है कि जो अधिकारी लगातार 15 साल से रमन सिंह की सरकार चला रहे थे, वही अधिकारी भूपेश बघेल की सरकार चलाने लगे, और वही अधिकारी अब फिर बीजेपी की सरकार चला रहे हैं। कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वही अधिकारी सरकार चलाएंगे, क्योंकि अधिकारियों ने इतना माल काटा है कि वह पैसे दे दे के अपनी पोस्टिंग खरीदते हैं। और सत्ता में आए हुए लोग, उनको छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कोई देना देना नहीं, उसको कोई नहीं, पैसे लो पोस्टिंग दो, पैसे लो पोस्टिंग दो। सहगल साहब हर राज्य में मिलेंगे आपको। हाँ, आपने बहुत सटीक नाम लिया। चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, पोस्टिंग तो सहगल साहब की ही होगी। चाहे मीडिया हाउसेज की पार्टी हो, हर जगह वो पाए जाएंगे, लखनऊ से दिल्ली तक। तो ये ऐसे सबके प्यारे, सबके दुलारे सहगल साहब। ऐसे साइकिलों की कमी नहीं है, हर राज्य में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर तीसरा आदमी साइकिल है। एक आए अवस्थी जी आए, वो साइकिल जी को पीछे छोड़ दिए, उन पर भारी पड़ गए, पूरा कमान ही अपने हाथ में संभाल लिया। तो और मैंने तो एक बार सुना था, दूसरे का कहा हुआ नहीं, कि मैंने तो अपने आप को योगी जी के लिए समर्पित कर दिया है, पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने आप को महाराज जी के लिए। मैं उस दिन सुन करके एक लोक सेवक की बात, हम लोग के यहाँ नियुक्ति जब होती है, आईएएस पीसीएस ये सब बनते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, उसका नाम ही है लोक सेवा आयोग, यानी लोक सेवक। और ये अपने कान की सुनी बात बता रहा हूं मैं, मेरे सामने की बात। जब उस अफसर ने कहा कि मैंने अपने आप को पूरी तरह महाराज जी के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया खुद को, उसने उसी दिन संविधान के साथ धोखा दिया था। सुन रहे होंगे, अभी भी बड़े ताकत में, अभी बहुत पावरफुल है। मुझे इन अधिकारियों पे तरस आता है। महाराष्ट्र के एक चीफ सेक्रेटरी थे, वो अब दिल्ली पे रिटायरमेंट के बाद दिल्ली की सेवा में। महाराष्ट्र का एक कार्यक्रम होता, महाराष्ट्र सदन में कार्यक्रम था, सवाल जवाब भी थे उसमें। साहब स्टेज पे बैठे थे, तो मैंने एक सवाल पूछा कि राजनीतिक जो का, आप चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, राजनीतिक जो का अधिकारियों के कामकाज में कितना हस्तक्षेप होता है? क्योंकि वहां सप्लीमेंट पूछना नहीं था, अलाउड नहीं था। तो सवाल का जवाब जिस अधिकारी ने दिया, तभी मुझे तरस आई पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी पे और अपने संविधान पे। तरस इसलिए आई कि हमारा संविधान तो कुछ और कहता है, और ये अपने आप को क्रीम कहने वाले। तो उस सज्जन ने जो जवाब दिया, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड ने, उसने कहा कि पॉलिटिशियन के इंटरफेरेंस को मैं इंटरफेरेंस नहीं मानता, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद चुनाव जीतना होता है, सरकार उनकी होती, इसलिए जो वो कहे वो हमको करना चाहिए। इसी के चक्कर में, अधिकारियों के चक्कर में सरकारें बिक जाती। हमारे यहाँ जो आदर्श सोसाइटी का मामला हुआ, उसमें नेता कम अधिकारी ज्यादा थे।
हर एक ने अपने फ्लैट जुगाड़ करने के लिए फ्लोर बढ़ाते गए। आज भी महाराष्ट्र में सारा मलाई खा रहे तो अधिकारी खा रहे हैं। तो जो अधिकारी इस मानसिकता से आते हैं कि हमें मंत्री जी का हर ऑर्डर मानना है, हमें यस मिनिस्टर बनना है, तो मंत्री जी ने यदि उनको कहा इस आदमी का ट्रांसफर कर दो, इसको डिमोट कर दो, तो आप ये नहीं सोचते कि ये डिमोट करने लायक मेरे पास ग्राउंड नहीं, तो डिमोट कर दो। क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि इसको छोड़ो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा इसको छोड़ो, तो भी हमारे लिए वो रद्दी का टुकड़ा है। मेरी एक गुजारिश है ओक साहब से और मछी साहब से, अधिकारियों के नाम आने के बाद इनका दायित्व तय हो और इन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। कम से कम 1 साल की इनको सजा होनी चाहिए जेल की। और फिर इनके भी समय पूर्व रिहाई पर विचार होना चाहिए। हाँ, इनके भी समय पूर्व रिहाई पे विचार होना चाहिए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मायने लोग समझे। वार्निंग देके काम होगा तो कुछ नहीं होगा। ये इतने निर्लज्ज हो चुके हैं, जैसा आप कहते हो कि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी ने उत्तर प्रदेश में निर्लज्जता की सारे हदें पार कर दी। पूरी ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। टैक्स के पैसे से ये अय्याशी में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। जिस बंगले में और घर में रहते हैं उसका किराया देने की औकात नहीं है इनकी। किसके पैसे से भाई? गाड़ियों में घूमते हैं, एयर कंडीशन चेंबर में बैठते हैं, किसके पैसे से? जिस अधिकारी ने फाइल लेने से मना कर दिया वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो अय्याशी कर रहा है। वो अय्याशी इसलिए कर रहा है आशीष, क्योंकि वो अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। जो आदमी पैसा लेके दायित्व नहीं निभाता वो अय्याशी करता है, आरोप है हमारा। यदि मेरा ड्राइवर कल तनख्वाह लेके काम नहीं करे तो वो अय्याशी कर रहा है, वो सिर्फ तनख्वाह ले रहा है। ये अय्याशी जो करने वाले अधिकारी है, इनकी जवाबदेही तय करके इनको जेल भेजना चाहिए। जब 2-4 जेल में नहीं जाएंगे तब तक इस देश में सुधार नहीं आएगा। वार्निंग से कुछ नहीं होता। सरकारें बेशरम हो चुकी है, अधिकारी बेशरम हो चुके हैं, नेता बेशरम हो चुके हैं, पत्रकार बेशरम हो चुके हैं। छोटा मोटा फाइन लगाने से काम नहीं होगा। इनको 1 साल जेल, तब अधिकारी डरेंगे गैर कानूनी काम करने में। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करना यह गैर कानूनी है। हो गया वक्त भी। 24 घंटे बचे हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 24 घंटे बचा है। जस्टिस अभय और जस्टिस अगस्टीन, जज मसीह दोनों इस मामले पर उन्होंने कहा भी है, लेकिन वही बात है कि टिप्पणियां फैसले में तब्दील होती हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस छोड़ेंगे तो नहीं हम, और इस देश में न्यायपालिका की बात आई है तो आखिर न्यायपालिका को भी देखना चाहिए भाई। रामदेव बाबा को ऑर्डर देने के बाद भी उन्होंने विज्ञापन छापे। रामदेव बाबा को लगा कि वो भगवा पहनते, इसका मतलब वो संविधान से भी बड़े हो गए। भगवा तो रावण ने भी पहना था। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी माफी नहीं लिखी। इसमें रामदेव बाबा और उनके सहयोगी 1-6 महीने के लिए जेल जाना चाहिए। ताकतवर लोग कैसे जाएंगे? नहीं, वो जब तक जेल नहीं जाएंगे आशीष, तब तक बाकी साधुओं और बाबाओं की हिम्मत नहीं होगी। एक रामदेव जेल चले गए, उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा कोर्ट की अवहेलना करने की। कोर्ट को अपनी इज्जत खुद करनी होगी। माफी नामा मांग से और एफिडेविट देके और वार्निंग देके, और रामदेव बाबा को 10-12 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगा तो क्या फर्क पड़ता है सर? कुछ नहीं, कोई फर्क। मुंह में उठ के मुंह में जीरा है उनका, तो मतलब ऐसे बाल झाड़ देंगे तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गिर जाएंगे। 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर जिनका होने की बात करते हैं, उनको 10-12 करोड़ रुपए से क्या फर्क पड़ता है? इनको एक पैसे के जुर्माना मत करो, इनको जेल करो। ये 6-6, 3-3 महीने जेल की सलाखों में आके वहां अंदर योग करेंगे ना, लोम अवलोम पिलोम क्या होता है वो जेल में ही ठीक है। वहां थोड़ी सेवा करो जेल में। एक आसाराम बापू को जेल में कर दिया तो अब बाकी लोगों की दिमाग ठिकाने आ गए। लेकिन फिर होता यही है, एक बार जेल में डालते हैं और फिर डेरा सच्चा सौदा को छोड़ा भी जाता है।
फिर फरलो, उसमें भी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है कि कैसा छोड़ा भाई। फिर आ गए, फिर 21 दिन की फरलो मिल गई, अभी आज ही फिर मिल हाँ गई, फिर आ रहा है। खैर ये अदालतों की बात है, और जस्टिस ओका, जस्टिस मसीह अभी क्या फैसला लेंगे, लेकिन मैं फिर भी हम बार-बार जब चर्चाएं होती हैं अदालतों के सख्त रवैये पर, तो मुझे याद आता है और याद आना चाहिए जुडिशरी में बैठे हर जस्टिस को। इस देश के प्रधानमंत्री को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिन्हा साहब जज साहब ने खड़ा कर दिया था, और खड़ा ही नहीं किया, जिस दिन अदालत में आना था उन्होंने कहा कि इंदिरा के अदालत में कोर्ट रूम में घुसने पर कोई भी शख्स खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट रूम में सिर्फ जज के आने पर ही खड़ा होने हुआ जाता है, ये और कोई प्रवेश करे नहीं खड़ा हो सकता कोई। और इंदिरा गांधी, सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में जाती हैं तो कोई नहीं खड़ा होता है, सब बैठे होते हैं। ये इकबाल, न्याय का इकबाल, न्यायपालिका का इकबाल, यही इकबाल कायम हो जाएगा अगर, तो फिर ये सीएम ऑफिस, सीएम सचिवालय, ये अफसर, ये प्रधान सचिव, ये सब के सब, यानी ये सारे घोड़े इशारों पर दौड़ने लगेंगे। राणा की पुतली फ्री नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, ये घोड़े सब चेतक बन जाएंगे। एक बार न्यायपालिका तो चाबुक चलाए, इस चाबुक के बगैर नहीं। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।